जय श्री राम दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है वो एक ऐसे मिस्टीरियस इंसान के बारे में है जिसे एफबीआई कभी ढूंढ ही नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, एफबीआई ने हार कर 45 साल बाद केस क्लोज किया। यह कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 से, जब एक इंसान ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई और वाइट शर्ट में एयरपोर्ट के अंदर घुसता है। एयरपोर्ट था पोर्टलैंड एयरपोर्ट। इसके हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस भी था। इसको देख के कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक हाईजैकर हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। वो इंसान टिकट काउंटर की तरफ जाता है और $20 की पोर्टलैंड से सिएटल की एक टिकट खरीदता है। टिकट लेते वक्त उसने अपना नाम बताया था डैन कूपर। डैन कूपर नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस बोइंग 727 से फ्लाई करने वाला था। डैन कूपर उस प्लेन के लास्ट रो के सीट नंबर 18E पे बैठा था। उसके आसपास और कोई भी नहीं बैठा था। फ्लाइट को पोर्टलैंड से सिएटल के लिए सिर्फ 30 ही मिनट लगने वाले थे। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, कूपर अपने पास एक एयर होस्टेस को बुलाता है जिसका नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस उसके पास आती है और कूपर उसे एक नोट देता है, एक पर्ची देता है। फ्लोरेंस को लगता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो नोट को अपने पॉकेट में रख लेती है। कूपर कहता है, मिस, आपको शायद ये नोट पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है, और अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। फ्लोरेंस उसके साथ बैठती है और जैसे ही नोट को खोलती है उसमें लिखा होता है, मिस, आई हैव अ बॉम्ब एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। फ्लोरेंस को लगता है कि ये आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन तभी कूपर अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें 8 रेड ट्यूब 4-4 के बंडल में साइड में और बीच में एक बड़ी बैटरी थी, जिसे देख के फ्लोरेंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फ्लोरेंस दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना था उसे अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। कूपर फ्लोरेंस को कहता है कि तुम कॉकपिट में जाओ और पायलट्स को ये बात बताओ कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और टीना मेरे पास ही बैठी रहेगी। फ्लोरेंस बड़ी ही घबराई हुई पायलट्स के पास जाती है और पायलट्स को बताती है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। प्लेन में एक इंसान है और उसके पास एक ब्रीफकेस में बॉम्ब है। पायलट्स तभी ये बात सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बताते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के थ्रू ये बात नॉर्थवेस्ट ओरिएंट फ्लाइट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास पहुंचती है। कूपर से उसकी शर्तें पूछी जाती हैं और कूपर अपनी 3 शर्तें रखता है, जिसमें पहली शर्त कि उसे $20 के नोटों में $2 लाख चाहिए, यानी सारे नोट $20-20 के होने चाहिए। उसकी दूसरी शर्त, उसे 4 पैराशूट, 2 रिजर्व पैराशूट और 2 प्राइमरी पैराशूट चाहिए। और तीसरी और आखिरी शर्त कि जैसे ही फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड करे उसे तुरंत ही रिफ्यूल किया जाए। यह तीनों शर्तें डोनाल्ड नायरोब मान जाते हैं और अपने क्रू मेंबर्स को कहते हैं कि कूपर के साथ कॉर्पोरेट किया जाए ताकि कोई कैजुअलिटीज ना हो। डोनाल्ड साथ ही पायलट्स को ये भी कहते हैं कि जब तक पैसों का इंतजाम ना हो जाए तब तक प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड ना करा जाए। डोनाल्ड फटाफट से ही एफबीआई के साथ मिलकर सिएटल के एक बैंक से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पैसा इकट्ठा करने में 2.5 घंटे का वक्त लगता है और जब तक प्लेन सिएटल के ऊपर ही होवर करता रहता है, नीचे लैंड नहीं करता। पैसों का इंतजाम होने के बाद फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दी जाती है। एफबीआई सोच रहा था कि कूपर एक बेवकूफ़ इंसान हो सकता है कि जैसे ही फ्लाइट लैंड करे हम एक रेस्क्यू मिशन करके कूपर को पकड़ लें, लेकिन कूपर बहुत ही ज़्यादा समझदार था। कूपर पायलट को लैंड करने से पहले कहता है कि जो एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग है उससे सबसे दूर वाले रनवे पे प्लेन को लैंड करा जाए ताकि कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन एफबीआई ना कर पाए। फ्लाइट 3 घंटे बाद 5:45 पे सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड करती है। लैंड करने के बाद एयरपोर्ट का एक कर्मचारी प्लेन के पास आता है और प्लेन के पीछे वाले दरवाजे से नोटों का भरा बैग और 4 पैराशूट्स एयर होस्टेसेस को देता है।
सब कुछ देखने के बाद कूपर पैसेंजर्स को उतरने की परमिशन दे देता है। पैसेंजर को उतार लिया जाता है, साथ साथ ही प्लेन को रिफ्यूल भी किया जा रहा था। कूपर टीना को कहता है कि तुम यहीं रहो, और अब उस प्लेन में सिर्फ 4 ही आदमी थे, 2 पायलट्स, एक एयर होस्टेस टीना और कूपर। कूपर पायलट से कहता है कि इस प्लेन को मैक्सिको ले चलो। पायलट्स कहते हैं कि प्लेन का मैक्सिको पहुंचना इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना फ्यूल नहीं है, हमें बीच में नेवाडा लैंड करके प्लेन को रिफ्यूल करना होगा। कूपर कहता है ठीक है, लेकिन टेक ऑफ के बाद फ्लाइट ना ही 10,000 फीट से ऊपर जाना चाहिए, ना ही 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज होना चाहिए। जो फ्लैप्स होते हैं पीछे वाले वो भी 15 डिग्री पे रहेंगे। ऐसा आदेश कूपर पायलट्स को देता है। टेक ऑफ के कुछ टाइम बाद कूपर टीना को कॉकपिट में जाने के लिए कहता है। टीना कॉकपिट के अंदर जाते टाइम आखिरी बार पीछे मुड़ के कूपर को देखती है। जब वो कूपर को देखती है तो कूपर एकदम फ्लाइट के बीचों बीच खड़ा था। टीना अंदर जाके लॉक कर लेती है। टीना के अंदर जाने के 10 मिनट बाद कॉकपिट में एक वार्निंग साइन आता है, जिसका मतलब था किसी ने पीछे वाला दरवाज़ा खोला है। प्लेन 10,000 फीट पे था और ऐसे प्लेन का दरवाज़ा खोलना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। कूपर पैसों और पैराशूट्स के साथ प्लेन से कूद जाता है। उसके बाद प्लेन को नेवाडा के एक रेनो एयरपोर्ट पे लैंड किया जाता है, जहाँ पे FBI पहले से ही मौजूद थी। लैंड करने के बाद FBI पूरे प्लेन को छान मारती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। टीना और पायलट से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो एक वार्निंग सिग्नल के बारे में बताते हैं, जो कि बैकडोर से आ रहा था। FBI को प्लेन से सिर्फ 2 फटे हुए पैराशूट, कूपर की ब्लैक टाई और कुछ सिगरेट बट्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिगरेट बट्स। उस जमाने में प्लेन में सिगरेट पीना अलाउड होता था। प्लेन में कूपर और पैसों का कोई नामो निशान नहीं था। कूपर का स्केच रेडी कराया जाता है और FBI अपनी ग्राउंड टीम के साथ बहुत दिनों तक जंगलों में कूपर की तलाश करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। कुछ FBI ऑफिसर्स को लगता था कि कूपर की मौत हो गई होगी, क्योंकि जिस दिन कूपर ने प्लेन से जंप किया था उस दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा भी था। और जिस जगह पे कूपर ने जंप किया था वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट हैं और बहुत ही सारे लेक्स हैं। अगर कूपर पाइन फॉरेस्ट से बच भी गया होगा, पाइन ट्रीज से टकराने से बच भी गया होगा, तो वो किसी न किसी लेक में जा गिरा होगा। और नवंबर में टेम्परेचर लेक्स का माइनस में रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और साथ ही साथ कूपर अपने साथ पैसे भी कैरी कर रहा था। पैसों का वज़न ही 10 किलो से ज़्यादा था और इस वेट के साथ तैर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अगर कूपर की मौत हो गई थी तो उसकी डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली थी। हाईजैक के 4 महीने बाद अप्रैल 1972 में एक रिचर्ड मैकॉय नाम का आदमी सेम तरीके से बोइंग 727 को ही हाईजैक करता है, लेकिन वो डिमांड $5 लाख की करता है। सेम कूपर के तरीके से ही जंप करके वो बच जाता है, लेकिन रिचर्ड ने एक मैगजीन पे अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से 2 दिन बाद ही FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद रिचर्ड मैकॉय को 45 साल की सजा सुनाई जाती है। FBI को लगता था कि रिचर्ड मैकॉय ही DB कूपर है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था डैन कूपर, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ DB कूपर, क्योंकि जो पहला नवंबर वाला हाईजैक हुआ था उसमें एक पुलिस ऑफिसर ने जर्नलिस्ट को एक टिप दी थी कि डैन कूपर नाम के एक इंसान ने प्लेन हाईजैक किया है, लेकिन जर्नलिस्ट ने जल्दी जल्दी में डैन कूपर की जगह DB कूपर नाम से न्यूज़ पब्लिश कर दी, जिसकी वजह से डैन कूपर बना DB कूपर। The only unsolved skyjacking in U.S. history. DB Cooper, hijack of DB Cooper. Serious hijacker known as DB Cooper. FBI रिचर्ड से पूछताछ करती है और उससे पूछती है क्या तुम ही DB कूपर हो। इस बात को रिचर्ड ना तो डिनाई करता है और ना ही एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो कूपर की प्लेन में टाई मिली थी, उस टाई को FBI रिचर्ड की फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं और रिचर्ड के फैमिली मेंबर्स उस टाई को आइडेंटिफाई करते हैं
कि ये रिचर्ड की हिटाई है। सभी को लगा कि मिस्ट्री सोल्व, रिचर्ड ही डीबी कूपर है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ दिनों बाद एफबीआई को एक एविडेंस मिलता है जो ये साबित करता है कि रिचर्ड डीबी कूपर नहीं है, क्योंकि जिस रात नवंबर में प्लेन हाईजैक डीबी कूपर ने किया था, उस रात रिचर्ड अपनी बीवी के साथ लास वेगास में था। तो इसका मतलब रिचर्ड डीबी कूपर नहीं है। रिचर्ड 2 साल बाद जेल एस्केप करता है और एक शूटआउट में एफबीआई के हाथों मारा जाता है। फिर 1979 में एक पायलट जिनका नाम था टॉम बुहान, वो एफबीआई से कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि जिस रात 1971 में कूपर ने प्लेन से छलांग लगाई थी, वो उसी प्लेन के 4 मिनट पीछे और 4000 फीट ऊपर फ्लाई कर रहे थे। टॉम बुहान उन्हें बताते हैं कि एफबीआई जहां कूपर को ढूंढ रही है वो बिल्कुल गलत जगह है। टॉम बुहान एफबीआई को बताते हैं कि कूपर वोशुगल रिवर के आसपास कहीं लैंड किया होगा। अगले साल यानी 1980 में एक 8 साल का लड़का अपनी फैमिली के साथ बीच पे गया था, जहां बीच पे खेलते खेलते उसे मिट्टी में दबे हुए 20-20 नोटों की 3 गड्डियां मिलती हैं, जिनके सीरियल नंबर एग्जैक्ट वही थे जो डीबी कूपर को एफबीआई ने दिए थे। और जिस जगह वो पैसे मिलते हैं वो वोशुगल रिवर से 30 किलोमीटर की दूरी पे ही था। यानी टॉम बुहान का अंदाजा बिल्कुल सही था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए थे। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे। अब तक तो पता नहीं कूपर कहाँ का कहाँ चला गया होगा। उस बच्चे को टोटल $5,800 मिले थे, जिसमें से एफबीआई उसको इनाम के तौर पे उन्हीं में से 15 नोट दे देती है। वो बच्चा भी बड़ा ही स्मार्ट था, वो अपना दिमाग लगाता है और नोटों को हमेशा अपने पास रखता है। लेकिन 2008 में वो उन नोटों को ऑक्शन के लिए भेजता है, जिसमें उनकी वैल्यू $37,000 लगाई जाती है। 2008 के बाद भी एफबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 2009 में एफबीआई की टाई पे अनअलॉयड टाइटेनियम के पार्टिकल्स मिलते हैं। अनअलॉयड टाइटेनियम को उस जमाने में प्लेन फैब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता था। इसका मतलब था कि डीबी कूपर या तो किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था जहाँ पे प्लेन्स फैब्रिकेट किए जाते थे, या उसके पास उसका एक्सेस था। एफबीआई ने हर कोशिश की, लेकिन कूपर को कभी नहीं ढूंढ पाए। और 8 जुलाई 2016 में एफबीआई एक स्टेटमेंट जारी करता है, जिसमें एफबीआई कहता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को और भी जरूरी मैटर्स पे यूज करना है। इसलिए 45 साल बाद डीबी कूपर हाईजैकिंग केस को क्लोज किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही मिस्टीरियस, हॉरर और हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।